हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका जीएस विथ लेंस पर। यह चैनल आपका स्टडी पार्टनर है, जहां हम बोरिंग टॉपिक्स को एंगेजिंग बनाएंगे और कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। अभी हम लोग एम लक्ष्मीकांत सर की इंडियन पॉलिटी की किताब को कवर कर रहे हैं और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ऑफ गवर्नर के बारे में। तो देखिए, गवर्नर का पद एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, यानी भारत के संविधान द्वारा बनाया गया है। हर स्टेट के पास अपना एक गवर्नर होता है जो वहाँ का कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे राष्ट्रपति देश के लिए होते हैं। लेकिन गवर्नर का रोल सिंबॉलिक या सेरेमोनियल ज़्यादा होता है, क्योंकि असली पावर होती है चीफ मिनिस्टर और उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास। फिर भी कुछ ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स है जो गवर्नर को एक इम्पोर्टेंट फिगर बनाते हैं राज्य की पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन में। तो चलिए अब डिटेल में समझते हैं गवर्नर का जनरल रोल, डिस्क्रिशनरी पावर्स और स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में। तो आज के इस वीडियो में हम सबसे पहले बात करते हैं गवर्नर के जनरल रोल के बारे में। यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट है, गवर्नर कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट होते हैं, यानी वो राज्य के सांविधानिक प्रमुख होते हैं। लेकिन यहाँ पे एक बात याद रखें, उनका रोल ज़्यादातर सेरेमोनियल होता है, जैसे प्रेसिडेंट का सेंटर में। नेक्स्ट पॉइंट है, गवर्नर फंक्शंस विथ एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड इट इज़ डिस्क्राइब्ड इन आर्टिकल 163। तो देखिए, आर्टिकल 163 कहता है कि गवर्नर अपना काम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एड और एडवाइस पर करेगा, यानी गवर्नर को डिसीजन लेने से पहले मिनिस्टर्स की सलाह लेनी होती है। वो अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते एक्सेप्ट कुछ स्पेशल केसेज में। फॉर एग्जांपल, कोई बिल पास करना, बजट अप्रूव करना या अपॉइंटमेंट डिसीजंस लेना, सब कुछ मंत्रियों की एडवाइस पर होता है। ये इंश्योर करता है कि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स यानी मंत्री के पास एक्चुअल डिसीजन मेकिंग पावर हो। नेक्स्ट पॉइंट है, गवर्नर इज द नॉमिनल एग्जीक्यूटिव एंड रियल पावर इज इन द हैंड ऑफ मिनिस्टर्स। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में गवर्नर को नॉमिनल एग्जीक्यूटिव कहा गया है। इसका मतलब है वो सिर्फ नाम के लिए प्रशासक होते हैं। असली पावर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास होती है, जिनकी अगुवाई चीफ मिनिस्टर करते हैं। तो सरकार के डिसीजन, पॉलिसीज और गवर्नेंस रिलेटेड काम चीफ मिनिस्टर और उनकी टीम करती है। गवर्नर सिर्फ फॉर्मल अप्रूवल्स देते हैं। ये सिस्टम डेमोक्रेसी को मेंटेन करता है, जहां लोगों द्वारा चुने गए लीडर्स के पास ऑथोरिटी होती है। तो अब हम बात करते हैं गवर्नर के उन स्पेशल पावर्स की जो वो अपने डिस्क्रिशन यानी अपने फैसले के बेस पर ले सकते हैं, बिना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस के। इन्हें ही हम कहते हैं डिस्क्रिशनरी पावर्स ऑफ गवर्नर। तो चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। यहाँ पे पहला पॉइंट है, रिजर्वेशन ऑफ बिल फॉर प्रेसिडेंट व्हिच इज डिस्क्राइब्ड इन आर्टिकल 200। तो आर्टिकल 200 के अंडर गवर्नर के पास पावर होती है कि वो किसी बिल को प्रेसिडेंट के पास रिजर्व कर सके। अगर गवर्नर को लगता है कि बिल कॉन्स्टिट्यूशनल डाउट क्रिएट करता है, तो वो उसे तुरंत प्रेसिडेंट को भेज सकते हैं, बिना स्टेट गवर्नमेंट की सलाह के। नेक्स्ट डिस्क्रिशनरी पावर है, रिकमेंडेशन फॉर प्रेसिडेंट्स रूल। यानी अगर गवर्नर को लगता है कि स्टेट में कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो गई है, यानी गवर्नमेंट चलाना मुश्किल हो गया है, तो वो डायरेक्टली प्रेसिडेंट्स रूल रेकमेंड कर सकते हैं। ये गवर्नर का एक बहुत बड़ा डिस्क्रिशनरी पावर होता है। इसमें गवर्नर स्टेट गवर्नमेंट से एडवाइस नहीं लेते, अपने असेसमेंट के बेसिस पर डिसीजन लेते हैं। ये एक सीरियस और पावरफुल डिस्क्रिशन है, जिसका मिसयूज भी हिस्ट्री में हो चुका है। नेक्स्ट है, डिटरमाइनिंग सीएम व्हेन देयर इज नो क्लियर मेजोरिटी। तो देखिए, अगर इलेक्शन के बाद किसी पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिलती या बहुत से एमएलएज का सपोर्ट अलग अलग पार्टीज में बनता है, तो गवर्नर को डिसाइड करना पड़ता है कि किस लीडर के पास मेजोरिटी प्रूव करने की संभावना है और किसको पहले बुलाना चाहिए सीएम बनाने के लिए। इस सिचुएशन में गवर्नर अपने एक्सपीरियंस और जजमेंट से फैसला लेते हैं। ये भी एक डिस्क्रिशनरी डिसीजन होता है। नेक्स्ट है, डिसमिसल ऑफ सीएम इफ ही लूजेस मेजोरिटी। यानी अगर गवर्नर को लगता है कि सीएम के पास अब असेंबली का सपोर्ट नहीं रहा और सीएम फ्लोर टेस्ट से बच रहा है या प्रूफ नहीं दे रहा मेजोरिटी का, तो गवर्नर उसे डिसमिस कर सकते हैं। इसमें भी वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस नहीं लेते,
ये डिसीजन उनका अपना होता है। नेक्स्ट है सीकिंग प्रेसिडेंट्स डायरेक्शन इन ट्राइबल एरियाज। तो देखिए, ट्राइबल एरियाज में गवर्नर का स्पेशल रोल होता है। उन्हें कॉन्स्टिट्यूशन के 5th शेड्यूल के तहत पावर मिलती है कि वो प्रेसिडेंट से डायरेक्ट गाइडेंस ले सकते हैं इन एरियाज को गवर्न करने के लिए। इसका मकसद होता है ट्राइबल कम्युनिटीज़ के इंटरेस्ट को सेफगार्ड करना, और इसमें गवर्नर को इंडिपेंडेंट रोल दिया गया है। गवर्नर का नेक्स्ट डिस्क्रिशनरी पावर है सीकिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम चीफ मिनिस्टर। यानी कि गवर्नर कभी भी चीफ मिनिस्टर से स्टेट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मांग सकते हैं। सीएम को बताना होता है कि गवर्नमेंट क्या डिसीजंस ले रही है, क्या चैलेंजेस है, एटीसी। इस पावर के लिए उन्हें किसी एडवाइस की ज़रूरत नहीं होती। ये भी उनका डिस्क्रिशनरी टूल है टू कीप ओवरसाइट ओवर द स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन। इन सभी पावर्स का यूज संविधान के दायरे में करना होता है, लेकिन कभी कभी इनका मिसयूज भी पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी क्रिएट करता है। इसलिए गवर्नर के डिसीजंस पर हमेशा नज़र रहती है, मीडिया से लेकर जुडिशियरी तक। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। तो अब हम बात करने वाले हैं स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ गवर्नर के बारे में। तो देखिए, कुछ स्टेट्स में गवर्नर के पास कुछ स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है जो उन्हें डायरेक्टली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के डायरेक्शन पर दी जाती है। इनका पर्पज होता है स्पेसिफिक रीजियंस या कम्युनिटीज़ का बैलेंस डेवलपमेंट और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना। तो चलिए इन स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को स्टेट वाइज समझते हैं। यहाँ पे सबसे पहला स्टेट आता है महाराष्ट्र। तो देखिए, यहाँ पे गवर्नर को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि वो विदर्भा और मराठवाड़ा के लिए डेवलपमेंट बोर्ड्स बनाएं और उनका डेवलपमेंट इंश्योर करें। ये काफ़ी बैकवर्ड एरियाज माने जाते हैं, इसलिए स्पेशल अटेंशन ज़रूरी होता है। नेक्स्ट स्टेट है गुजरात। तो बिल्कुल महाराष्ट्र की तरह गुजरात में भी गवर्नर के पास रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है सौराष्ट्र और कच्छ के लिए स्पेशल बोर्ड्स बनाने की। ये इसलिए ताकि वहाँ के रीजनल डिस्पैरिटीज को दूर किया जा सके। नेक्स्ट स्टेट है नागालैंड। तो नागालैंड में गवर्नर का रोल और भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि उन्हें नागा हिल्स और तुएनसंग रीजन में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना होता है। ये एरिया सेंसिटिव है और प्रेसिडेंट के डायरेक्शन पर गवर्नर यहाँ स्पेशल पावर्स यूज करते हैं। नेक्स्ट है आसाम। तो आसाम के ट्राइबल एरियाज में गवर्नर को स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स दिए गए हैं। ये एरियाज 5th शेड्यूल के अंडर आते हैं, जहां गवर्नर डायरेक्टली ट्राइबल वेलफेयर और गवर्नेंस मॉनिटर करते हैं। नेक्स्ट है मणिपुर। तो देखिए, मणिपुर में भी हिल एरियाज की एडमिनिस्ट्रेशन की रेस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नर के पास होती है। इन रीजियंस में डेवलपमेंट और लोकल हार्मनी बनाए रखना गवर्नर का काम होता है, स्पेशली प्रेसिडेंट के इंस्ट्रक्शन पर। नेक्स्ट है सिक्किम। तो सिक्किम में गवर्नर को स्पेशल जिम्मेदारी दी गई है फॉर द सोशल एंड इकोनॉमिक एडवांसमेंट ऑफ डिफरेंट सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। यानी वहाँ के डाइवर्स कम्युनिटीज़ का ओवरऑल अपलिफ्टमेंट गवर्नर के अंडर आता है। नेक्स्ट है अरुणाचल प्रदेश। तो यहाँ पे गवर्नर के पास लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ये एरिया स्ट्रेटेजिकली इम्पोर्टेंट है, इसलिए प्रेसिडेंट डायरेक्ट करते हैं कि गवर्नर यहाँ स्पेशल विजिलेंस रखे। नेक्स्ट है कर्नाटका। तो फाइनली गवर्नर को स्पेशल ड्यूटी दी गई है हैदराबाद कर्नाटका रीजन के लिए डेवलपमेंट बोर्ड एस्टेब्लिश करने की। एक इम्पॉर्टेंट बात दोस्तों, अगर आपको पीडीएफ से रिलेटेड कुछ भी जानकारी चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन पे जा सकते हैं। तो दोस्तों, इस स्लाइड में हमने समझा कुछ स्टेट्स में गवर्नर सिर्फ सेरेमोनियल हेड नहीं होते, बल्कि उनके पास होती है कुछ स्पेशल रेस्पॉन्सिबिलिटीज जो डायरेक्टली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के डायरेक्शन पर दी जाती है। इनका मेन एम होता है बैकवर्ड रीजन्स का डेवलपमेंट, ट्राइबल एरियाज का प्रोटेक्शन और लॉ एंड ऑर्डर का मेंटेनेंस। इससे इंश्योर किया जाता है कि हर रीजन को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले प्रोग्रेस करने के लिए। ये पावर्स गवर्नर को एक स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशनल गार्जियन बनाती है इन सिलेक्टेड स्टेट्स में। तो दोस्तों, यहाँ पे हम लोगों का गवर्नर वाला चैप्टर ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे चीफ मिनिस्टर के बारे में।
तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपका इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, हर हर महादेव।